नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा व्यवहार का विवेचन। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम ये कर रहे हैं। अब से पहले जो हमने किया था, इससे पहले मैं एक जो वीडियो आपको करवा चुकी हूँ, उसमें मैंने भाषा व्यवस्था के बारे में आपको बताया था। यानी भाषा की व्यवस्था कैसे व्याकरण पर आधारित होती है और कैसे उस व्याकरण के माध्यम से भाषा में नियमों का निर्धारण किया जाता है। आज हम जो करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि भाषा व्याकरण के साथ साथ व्यवहार पर भी आधारित होती है। कई बार क्या होता है कि भाषा व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध होती है, लेकिन हम उसे व्यवहारिक रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते। ऐसे भी वाक्य होते हैं। वो किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है या कहाँ कहाँ भाषा के व्यवहार को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, भाषा व्यवहार का विवेचन कब किया जाता है। भाषा व्यवहार का संबंध भाषा के सृजनात्मक औचित्य से है। यानी उचित या जो उपयुक्त सृजन कार्य किया जाएगा भाषा का, वो भाषा व्यवहार के अंतर्गत आएगा। अगर कई बार क्या होता है कि व्याकरण की दृष्टि से तो वो जो शब्द हम निर्मित कर रहे हैं वो शुद्ध है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वो उचित नहीं है। उनका जो सृजनात्मकता हमने की है उन शब्दों में, वो व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो भाषा व्यवहार में हम उसी का विवेचन करते हैं जिसका संबंध भाषा के सृजनात्मक औचित्य से है। भाषा व्यवहार के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि कोई वाक्य भाषा व्यवहार की दृष्टि से कितना उचित है और लोक व्यवहार की दृष्टि से स्वीकार्य है अथवा नहीं है। यानी जब किसी वाक्य की रचना की जाती है तो वो व्यवहार में कितना प्रयोग में लाया जाता है, और जो हमने रचना की है वाक्य की, वो कितना लोक व्यवहार की यानी लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने की दृष्टि से हम उसे स्वीकार करें या नहीं करें। इसी विषय को ध्यान में रखकर भाषा व्यवहार का विवेचन किया जाता है। कोई भी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अनुरूप हो सकता है, लेकिन उसे लोक व्यवहार की दृष्टि से भी अनुरूप होना जरूरी होता है, तभी वो भाषा में प्रयोग किया जाता है। यानी हम कोई वाक्य अगर मान लीजिए कोई वाक्य बनाते हैं, तब वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन आम लोग उसे व्यवहार में नहीं लाते, उस दृष्टि से वो शुद्ध नहीं है, तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए हमें व्याकरण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं या भाषा का विवेचन हम करते हैं। इनको हम निम्नलिखित जो बिंदु हम आगे में करवाने वाली हूँ उसके माध्यम से समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, भाषा व्यवहार का विवेचन करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो है भावात्मकता। भावात्मकता यानी भावों की सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्याकरण की दृष्टि से भी उचित होने चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से भी भावों का उचित रूप से प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम भाषा व्यवस्था के नए नए रूपों को समझ सकते हैं। नए नए प्रयोगों के माध्यम से हम जो भावों की अभिव्यक्ति होती है उसको जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि भावों की अभिव्यक्ति केवल व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पॉइंट हमने पहला बनाया भावात्मकता। जैसे हम कहते हैं कि आप खाना खाकर जाइए, खाना खाकर, लेकिन हम यहाँ पर ये तो नहीं कहते इसके पर्यायवाची, हम ये तो नहीं कहते कि भोजन खाकर जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये व्याकरण की दृष्टि से तो ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन लोक व्यवहार की दृष्टि से खाना खाकर जाइए भोजन खाकर नहीं आता। उसी प्रकार से हम कहते हैं भोजन करें या भोजन कर लो, भोजन कर लो, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि खाना कर लो, खाना करें या खाना कर लो, हम ये तो नहीं कहते। तो ये व्याकरण की दृष्टि से तो शुद्ध है, भोजन करें ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी ये शुद्ध है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हुए भी
लोक व्यवहार की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। वैसे ही खाना खाकर जाइए व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध है और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी शुद्ध है, लेकिन भोजन खाकर जाइए ये लोक व्यवहार की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो हम भावों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तब हमें ये ध्यान में रखना चाहिए व्याकरण के साथ साथ लोक व्यवहार की दृष्टि से भी वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरा हम जो यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे वो है सामाजिक संबंध। देखिए जो सामाजिक संबंध है ये भी भाषा व्यवहार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर भी हमें ये देखने में मिलता है कि व्याकरण की बजाय जो सामाजिक भाषा विज्ञान की अवस्था है वो अलग होती है। यानी व्याकरण में अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है सामाजिक संबंधों के प्रति जो भाव हैं या विचार हैं, और भाषा विज्ञान में अलग तरह से। जैसे व्याकरण में अगर हम देखें तो जैसे तू, तुम, आप का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है, तू यानी अपने से छोटे के लिए, तुम यानी अपने से बराबर के लिए, आप यानी आयु से अपने से बड़े के लिए। लेकिन सामाजिक संबंधों में इनके थोड़े अर्थ बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तू आज कहाँ जा रहा है, लेकिन पिता जो पुत्र है वो अपने पिता से इस तरह से बात नहीं करेगा, वो ये पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो रिश्तों में संबंध है उसके अनुसार उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए यहाँ पर संबोधन दिया जाता है या संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार से एक जो मालिक होता है वो नौकर से पूछ सकता है कि तू जल्दी से फैक्ट्री में पहुंच या तो जल्दी से काम पर पहुंचो, लेकिन नौकर मालिक से क्या कहेगा, आप जल्दी चलें, आप जल्दी आए। यानी वहां पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भाषा व्यवहार है उसमें सामाजिक संबंधों को ध्यान में रखकर ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसमें व्यक्ति के पद, अधिकार, आयु, बुद्धि, ज्ञान सभी का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। केवल व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जो सामाजिक स्तर पर जो उचित है उसी व्यवहार को यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद तीसरा जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे भाषिक भंगिमा का। भाषिक भंगिमा में क्या ध्यान में रखना होता है कि हमारी जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम बदलाव कर देते हैं। ये बदलाव किस कारण से आता है, वक्ता की मानसिक स्थिति के कारण। यानी वो मानसिक रूप से मन से क्या चाहता है, इसी कारण ये बदलाव आता है। और ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यवहार की दृष्टि से बदलाव आता है। जैसे यहाँ पर आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आए, ये आपकी बुक में उदाहरण दिया हुआ है। और इसको जब हम बदलेंगे किसके अनुसार, हमारी मानसिकता के अनुसार जब हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, यदि आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि कृपया अपने चरण कमलों से हमारे घर को पावन करें। ये एक सिंपल सा वाक्य है, आप हमारे घर आए, सरल सा वाक्य है, लेकिन हमने अपने मनोभावों को इसमें शामिल करके इस भाषा में थोड़ी अपने मनोभावों की मनोस्थिति को जब हमने शामिल किया तो यहाँ पर जिस पद या जिस वाक्य की यहाँ पर रचना हुई वो थोड़ा बदल गया। उसमें हमने कहा कि कृपया अपने चरण कमलों से हमारे घर को पावन करें। अर्थ तो इसमें वही निकल रहा है कि आप हमारे घर आए, लेकिन हमने इस भाषा में बदलाव कर दिया। कि क्यों किया बदलाव, हमारी मानसिक स्थिति के कारण, क्योंकि हम मन से ये चाहते हैं कि वो हमारे घर आए और कैसे हमारे घर को पवित्र करे, पावन करे। ये किस लिए, सामने वाले को आदर, सम्मान और सत्कार देने के लिए हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो ये कौन सा रूप है, भाषा के व्यवहार का रूप है, यानी व्यवहारिक दृष्टि से हम उसमें बदलाव कैसे करते हैं। उसके बाद है व्यंजना के आधार पर। देखिए व्यंजना के आधार की अगर बात करें तो कभी कभी कोई शब्द किसी विशेष अर्थ का पर्यायवाची बन जाता है या पर्याय बन जाता है। जैसे हम एक सामान्य से शब्द का प्रयोग करते हैं या सामान्य से वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया, यानी हमने बताया तो ये कि सूर्य अस्त हो गया या डूब गया या दिन बीत गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम व्यंजना को आधार बनाकर, व्यंजना शक्ति को आधार बनाकर इसको देखें तो ये जो वक्ता है, श्रोता है या प्रयोग करता है उसकी रुचि के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब काम बंद करके घर चलना चाहिए।
या फिर ये भी हो सकता है कि पूजा वंदना और आरती आदि का समय हो गया है, या ये भी हो गया है कि अब शाम की सैर का समय हो गया है, या भोजन पकाने की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का अर्थ, जो भाव निकलता है वो कुछ अलग निकलता है, जबकि शब्द कुछ अलग प्रयोग में किया जाता है, लेकिन उसका जो व्यंजनार्थ निकलता है, जहाँ यहाँ पर जो मुख्य अर्थ निकलता है वो उससे भिन्न होता है, किससे, जो वाक्य हमने प्रयोग किया है या जो शब्द हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर व्यंजना का आधार क्या है? व्यंजना का आधार ये है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन उसका अर्थ या हमारा लक्ष्य कुछ और होता है। तो ये भी किसकी दृष्टि से उचित है? ये भाषा व्यवहार में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों का जो हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, वो भी इसी, जो दैनिक व्यवहार में हम इनका प्रयोग करते हैं, वो भी तो इसी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे अंगारे उगलना, कि जब नौकर देर से काम पर आया तो मालिक अंगारे उगलने लगा। यहाँ पर जो हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उन भावों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। और ये किसके लिए करते हैं? हम जो दैनिक जीवन में भाषा का जब प्रयोग करते हैं, तो उन भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए हम लोकोक्तियों या मुहावरों का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। अब अगर शैली की हम बात करें, तो भाषा व्यवहार में शैली का एक विशेष महत्व होता है, और हिंदी के अंतर्गत या किसी भी भाषा के अंतर्गत अनेक शैलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, तो भाषा व्यवहार में मुख्य तौर पर जो शैली है वो वर्णात्मक शैली है, यानी किसी चीज का वर्णन किया जाता है, वर्णात्मक। इसके साथ साथ अलंकृत, भावात्मक, चित्रात्मक, अनेक प्रकार की ऐसी शैलियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? अपने भावों को विशेष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में जो भाव है, उनको हमें कैसे अभिव्यक्त करना है, वो हमारी शैली पर निर्भर करता है। तो भावों के अनुकूल जो हम शैली का प्रयोग करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं भाषा संस्कार। भाषा संस्कार यानी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का जो समावेश होता है, क्योंकि आधुनिक युग में जो भाषा है उसमें प्राय आंचलिक शब्दावली का प्रयोग ज्यादा होता है, यानी जो ग्रामीण अंचल की शब्द हैं वो ज्यादा भाषा को प्रभावित करते हैं। इसी कारण जैसे हिंदी में भोजपुरी के, अवधी के, हरियाणवी के, ब्रज के और पंजाबी जो लोक भाषाएं हैं, उनका प्रयोग हिंदी, उनके शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत बढ़ चढ़कर होने लगा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाषा संस्कार कहते हैं, यानी भाषा का संस्कार होने लगा है, भाषा में बदलाव आने लगा है। इससे लोग इसीलिए ज्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि इससे भावों को सहज और सरल रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी भाषा संस्कार के अंतर्गत जब अलग अलग प्रकार की आंचलिक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने भावों को सरल तरीके से उनका अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, जब से आधुनिक काल या कुछ समय से, ये बहुत ज्यादा भाषा में इसका प्रयोग होने लगा है। यानी भाषा में अन्य जो लोक भाषाएं हैं या विदेशी भाषाएं हैं, उसके शब्दों का समावेश बहुत बड़े स्तर पर होने लगा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भाषा में जो ये अन्य बोलियों या भाषाओं के कारण जो बदलाव आता है, वो भाषा संस्कार के अंतर्गत आता है। और ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, बल्कि ये किसकी दृष्टि से? भाषा व्यवहार की दृष्टि से। क्योंकि हम बोलते बोलते जो हम जिन लोक भाषाओं से हम जुड़े हैं, उन भाषाओं के शब्द भी हम इस्तेमाल करने लगते हैं, तो जिससे कि हमारी भाषा में बदलाव आ जाता है। और अंत में आप इसका निष्कर्ष देंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था है और उसके प्रयोग की अलग अलग दिशाएं भी है। यानी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, अपनी एक व्यवस्था है। भाषा व्यवस्था हमेशा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है। यानी जो भाषा की व्यवस्था बनाई जाती है वो किस पर होती है? व्याकरण के नियमों पर। लेकिन भाषा व्यवहार किस पर निर्भर करता है? लोक रुचि पर। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें ये प्रश्न करना है। जो भाषा
व्यवहार है वो लोक रुचि पर यानी लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। लोग किस बात में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, किस शब्द को प्रयोग करने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। और कभी-कभी लोक रुचि को ध्यान में रखते हुए व्याकरण के नियमों को भी भुला दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो इसमें हमें यही बताना है कि भाषा व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध हो चाहे वो, लेकिन हम हाँ, हम ये मानते हैं कि वो लोक रुचि के अनुकूल होने चाहिए। जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा की व्यवस्था के अनुकूल हो या ना हो, लेकिन लोक रुचि के अनुकूल होना ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य जन में वही बात प्रचलित होगी, वही तरीका प्रचलित होगा जो सामान्य जन को अच्छा लगेगा और लोगों को आसान लगेगा। तो आज हमने जो किया वो हमने यहाँ पर आज जाना भाषा व्यवहार के बारे में, कि व्यवहार के माध्यम से भाषा में कैसे बदलाव आता है। यहाँ पर व्याकरण के नियम कार्य नहीं करते, लोगों की रुचि ज़्यादा महत्व रखती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। मैं जो ये एमए का सिलेबस करवा रही हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और हम जल्दी ही सिलेबस को पूरा भी कर लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।